हेलो क्लास, वेलकम बैक। मैं आनंद जायसवाल आप सभी के लिए लेकर आया हूं इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस का चैप्टर फर्स्ट, जो कि हमारा होने वाला है डेटाबेस। इससे पहले हम काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर थर्ड में, जो चैप्टर सिक्स था हमारा लास्ट, सोसाइटल इंपैक्ट्स। लेकिन सोसाइटल इंपैक्ट्स के बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, जो कि हमारा है डेटाबेस। लेकिन डेटाबेस में हमारे डायरेक्ट है एसक्यूएल फंक्शंस। एसक्यूएल फंक्शंस पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एसक्यूएल क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, और ये जो सारी चीजें हैं वो है हमारे 11th के सिलेबस में। ठीक है, तो हमें वो प्रीवियस टॉपिक से रिलेट करके हम आगे के टॉपिक को समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो उसी को समझने के लिए आगे के जो हमारे फंक्शंस हैं, तो आज हम थोड़ा सा बेसिक्स ऑफ डेटाबेस पढ़ने वाले हैं। उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक खत्म करने वाले हैं। आज जो हम टॉपिक समझेंगे, सबसे पहले लेंगे कि डेटाबेस क्या होता है। अब डेटाबेस क्या होता है वो अभी आगे समझते हैं। ठीक है, उसके बाद फाइल सिस्टम एंड डीबीएमएस। अब ये क्या होता है, ये दो प्रकार के मेथड है जहां पे हम डेटा को सेव कर सकते हैं। ये दोनों मेथड्स के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद लास्टली हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीबीएमएस, यानी डीबीएमएस की विशेषताएं। ये चार टॉपिक, दो छोटे छोटे टॉपिक आज हम कवर करेंगे आज के पर्टिकुलर वीडियो में। चलिए ठीक है, तो बिना देर के हुए नेक्स्ट वीडियो पे मूव करते हैं। सॉरी, नेक्स्ट वीडियो नहीं, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा। अब डेटा क्या होता है? अ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज ऑर्गेनाइज्ड which is also called structured data। डेटा क्या होता है? एक प्रकार का कलेक्शन होता है डेटा का। अब डेटा क्या होता है? डेटा इन दिस रियल वर्ल्ड डेटा कैन बी एनीथिंग, मतलब आसपास जो देखते हैं आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या डेटा कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अब अगर फॉर एग्जांपल के लिए ऐसे समझते हैं, कंप्यूटर में अगर आप कुछ भी इनपुट देते हैं, चाहे आपका वो वॉइस रिकॉग्निशन हो, चाहे आप कीबोर्ड से इनपुट कर रहे हैं, चाहे माउस से क्लिक कर रहे हैं, वो सारा का सारा क्या होता है कंप्यूटर के लिए? डेटा। तो इसी प्रकार के डेटा को अगर कंप्यूटर किसी ना किसी फॉर्म में ऑर्गेनाइज करके रखता है, और उसे क्या करता है? हम डेटा कह देते हैं। क्या कहते हैं? डेटा। तो ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा को हम बोल देते हैं डेटाबेस, और उसे हम अलग शब्दों में भी क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर्ड डेटा। यानी कि डेटाबेस को हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर्ड डेटा। इट कैन बी एक्सेस्ड और स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, अब क्या होता है, जो डेटाबेस हम बनाते हैं, डेटाबेस या तो स्टोर किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम में, या तो उन्हें वहां से मुझसे क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। ये क्या कहलाता है? हमारा डेटाबेस। ठीक है, द डेटाबेस इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। अभी वर्तमान समय में ऐसा हम कह सकते हैं कि जो डेटाबेस है, डेटाबेस की अगर हमारी लाइफ से डेटाबेस हटा दिया जाए तो हमारी लाइफ, ऐसा कह सकते हैं, का एग्जिस्टेंस ही ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। यानी कि ऐसा हो जाएगा कि हम कुछ एक्सेस नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के लिए समझे, अगर आप सोशल मीडिया जितने भी चलाते हैं, उनका जो डेटा स्टोर होता है कहीं ना कहीं कहां पे होता है? डेटाबेस पे स्टोर होता है। ठीक है, आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस करते हैं, उनका भी डेटाबेस बनाया गया होता है, और उनका डेटाबेस ही आप एक्सेस करके अपना अकाउंट डिटेल्स, आपका अमाउंट डिडक्ट होता है तो वो अपडेट होता है। वो सारे के सारे एप्लीकेशंस कहां पे अवेलेबल होते हैं? डेटाबेस। तो ये जो सारा यूजेस होता है वो क्या होता है? डेटाबेस का होता है। ठीक है, तो एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, it encounters several activities that involves वही interaction with the database, for example in a bank, railway station and school, grocery, everywhere। for example आप किसी स्कूल की एक वेबसाइट एक्सेस करते हैं, आपके बोर्ड के रिजल्ट्स आते हैं, आप उन्हें रोल नंबर और आपका एप्लीकेशन नंबर डाल के उसे इंटर करते हैं और आप अपना रिजल्ट एक्सेस करते हैं। जो आपका डेटा, जो रिजल्ट एक्सेस होता है वो कहां पर स्टोर होता है? वो भी कहां पे होता है? डेटाबेसेस पे स्टोर होता है। आप डेटाबेसेस को एक्सेस कर रहे हैं, तो ये सारे क्या होते हैं? एप्लीकेशंस होते हैं। अब डेटा को स्टोर किस प्रकार से किया जाता है? स्ट्रक्चर के फॉर्म में किया जाता है। अब स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल ऐसा समझिए कि अगर आप अपनी आईडी बना रहे होते हैं, जब आप एक फॉर्म सिंपली फिल करते हैं, आपको वहां पे सारे फील्ड समझ में आते हैं ना, और आप उन सारी फील्ड्स को फिल करके आप जब सबमिट करते हैं तो आपको बार बार वो फील्ड्स नहीं फिल करनी पड़ती। लेकिन जो फर्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन मांगता है वो क्या होता है? वो कहीं ना कहीं एक डेटाबेस बनाया जाता है, और उस डेटाबेस में आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जाके स्टोर हो जाती है। जैसे एक बार पहली बार जब आप साइन अप करते हैं तो आपका नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद मोबाइल नंबर, जेंडर, और जो सारी बेसिक डिटेल्स पूछी जाती है वो डेटाबेस में सेव रहती हैं। लेकिन जब आप उसमें लॉग इन करके आप अपना आईडी और पासवर्ड डाल के लॉग इन करते हैं और उसे एक्सेस करते हैं, तो आपसे वो दोबारा इंफॉर्मेशन पूछी नहीं जाती। तो जो स्टोर कहां होती है? वो होती है डेटाबेस में। तो इसी प्रकार से क्या हो गया? वो स्ट्रक्चर हो गया, और वहां पे हमारी क्या इंफॉर्मेशन सेव हो जाती है, जिसे हम क्या बोल देते हैं? डेटाबेस। अब डेटाबेस के जो दो डेटा को हम स्टोर करने के लिए दो टाइप के मेथड यूज करते हैं अभी फिलहाल। ठीक है, एक होता है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम और एक होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब फाइल मैनेजमेंट सिस्टम समझने से पहले और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम समझने से पहले हम बात कर रहे हैं डेटा स्टोर करने की बात क्यों कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, डेटाबेसेस बनाना है, डेटाबेस स्टोर करना ऐसा नहीं है कि सिस्टम में कंप्यूटर्स के आने से हम स्टोर
स्टोर कर रहे हैं। डेटाबेस हम पहले भी बनाते थे और स्टोर करते थे, वो हमारा ट्रेडिशनल मेथड था। ट्रेडिशनल मेथड का क्या था कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी एक स्कूल में जा रहे हैं या कहीं पे आप गए हैं, तो आपकी पहले एंट्री क्या पे होती थी, पेपर वर्क बहुत ज्यादा होता था ना, कि आप कहीं गए हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे, उनसे डिटेल वेरीफाई की जाएगी, लिखा जाएगा। तो हम पहले रजिस्टर में इंफॉर्मेशन को स्टोर करते थे और वो हमारा क्या होता था, डेटाबेस। लेकिन उस डेटाबेस को एक्सेस करने में कितनी प्रॉब्लम होती थी, और अगर एक व्यक्ति 10 दिन में 10 बार आया तो उस डेटाबेस को एक्सेस करने में कितनी प्रॉब्लम होती थी, स्टोर करने में। वो डेटा जल सकता था, कोई चोरी कर सकता था, फाड़ सकता था। तो इस प्रकार की मल्टीपल इश्यूज होते थे डेटाबेस को मेंटेन करने में, ठीक है। लेकिन जब हमने कंप्यूटर यूज करना शुरू किया तो उस डेटाबेस को हमने थोड़ा सा इंप्रोवाइज करके क्या में स्टोर करना शुरू किया, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में। मतलब अब फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में कैसे स्टोर करते हैं वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो द फाइल मैनेजमेंट सिस्टम इज बेसिकली द अरेंजिंग द फाइल स्टोरिंग मीडियम लाइक हार्ड डिस्क। मतलब जैसे अभी आप लोग कंप्यूटर सिस्टम में आपके हार्ड डिस्क होती है, वहां पे डेटा सेव करते हैं, उसी प्रकार से क्या होता था फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में। जैसे हार्ड डिस्क में डेटा सेव करते हैं तो डेटाबेस हमने बनाया और फाइल में जाके क्या में सेव कर दिया, हार्ड डिस्क में। उसी प्रकार से हम डेटा सेव करते थे क्या में, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में, ठीक है। इट ऑर्गेनाइज द फाइल्स, हेल्प्स द रिट्राइवल of files when they require. File system consists different which are arranged into group into directories. अभी आप क्या करते हैं कि अभी भी अगर आपकी बहुत सारे एक पर्टिकुलर पिक्चर के सॉन्ग्स फॉर एग्जांपल के लिए मैंने डाउनलोड किया, उनका एक फोल्डर बनाऊंगा, उसे ले जाके किसी पर्टिकुलर फोल्डर में या पर्टिकुलर ड्राइव में सेव कर दूंगा। तो हमने ड्राइव में क्या कर दिया, एक प्रकार से हम अरेंजमेंट कर देते हैं कि सारे के सारे उन सॉन्ग्स का। तो इसी प्रकार से जब हम सॉन्ग्स का अरेंजमेंट कर देते हैं तो क्या में सेव हो जाता है, फोल्डर में। फोल्डर को हम टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं डायरेक्टरी। तो हम डायरेक्टरी में फोल्डर के अंदर फाइल्स स्टोर करते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं, फोल्डर। द फाइल मैनेजमेंट सिस्टम परफॉर्म्स द बेसिक ऑपरेशंस लाइक मैनेजमेंट, फाइल नेमिंग, गिविंग एक्सेस रूल्स। अब क्या होता है, फाइल मैनेजमेंट में हम 3 काम कर सकते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहला क्या होता है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब है कि अगर हमने कोई बहुत सारी फाइल्स हैं, उनको अलग अलग, जैसे एक स्कूल की बात कर लेते हैं, अगर हम स्कूल का मैनेजमेंट कर रहे हैं फाइल सिस्टम में, तो हम लाइब्रेरी की अलग फाइल बना के सेव करेंगे, स्टूडेंट रिकॉर्ड की अलग फाइल बना के सेव करेंगे, ठीक है। अगर कुछ एकेडमिक से रिलेटेड है तो वहां पे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो वहां पे। तो अलग अलग हमने क्या किया, अलग अलग फाइल्स को रिकॉर्ड में मेंटेन किया और अलग अलग जगह उनको ऑर्गेनाइज करके सेव कर दिया। आप सेव करेंगे तो एक फाइल एक स्टूडेंट की बनेगी, तो उस प्रकार से हम उसको सेव कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फाइल नेमिंग, हम फाइल को नाम दे सकते थे, उसे इजीली एक्सेस कर सकते थे। और क्या होता था, एक्सेस। अब एक्सेस का मतलब होता है कि जैसे फाइल्स में भी 3 एक्सेस राइट्स होते हैं। एक्सेस का मतलब होता है कौन उसे एडिट कर सकता है, कौन उसे सिर्फ पढ़ सकता है और कौन उसमें चेंजेस कर सकता था। तो इस प्रकार के एक्सेस परमिशंस भी हम काय में लगा सकते थे, फाइल में लगा सकते थे। तो ये जो ओवरऑल था हमारा क्या था, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम बिफोर डीबीएमएस। जब तक डीबीएमएस डेटा मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तो हम अपने डेटा को स्टोर करने के लिए जो मीडियम यूज करते थे वो था हमारा फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। अब अगला जो हम ये देखिए यहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम के थ्रू हम क्या समझते हैं कि ये देखिए जैसे एक ये मास्टर डायरेक्टरी हो गई और इसके सब फोल्डर्स हमने बना लिए और उनके अंदर ये क्या सेव कर रखे हमने, फाइल्स। तो वो ये डायग्राम यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में किस प्रकार से डेटा सेव होता था, ठीक है। अगला है हमारा डीबीएमएस। अभी तक हमने समझा है डेटाबेस की, डेटाबेस क्या होता है, ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा। अब सिंपल शब्दों में अगर मैं ऐसा कहूं कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमें डेटाबेस बनाने की फैसिलिटी, उसे एक्सेस करने, डिलीट करने, मॉडिफाई करने और उसकी रिपोर्ट वगैरह तैयार करके, ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर अगर मार्केट में अवेलेबल है और मुझे ये सारी फैसिलिटी दे दे तो हम उसको क्या बोल देंगे, डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो अब उसी की बात कर लेते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज बेसिकली अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस द कलेक्शन और रिलेटेड डेटा, ठीक है। जो रिलेटेड डेटा होगा उसको क्या करेगा, मैनेज करेगा। इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा एंड रिट्राइविंग द डेटा इफिशिएंटली व्हेन द नीडेड। अब रिट्राइविंग का मतलब, रिट्राइव का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, रिट्राइव अगर हम कोई डेटा एक्सेस कर रहे हैं कहीं से और उसे यूज कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर, अगर हमने कुछ डेटा सेव किया है और उसे जब हमें रिक्वायरमेंट पड़े तो एक्सेस कर रहे हैं, उसे हम टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं रिट्राइव। तो क्या होता है, रिट्राइविंग डेटा तो हम क्या बोल देंगे, डीबीएमएस। इट ऑल्सो प्रोवाइड प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स फॉर प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। अब डेटाबेस क्या करता था, ये फाइल मैनेजमेंट में हमें ये सारी फैसिलिटीज नहीं मिलती थी, लेकिन डीबीएमएस में क्या मिलता है, हमारे डेटा की क्या होती है, प्राइवेसी होती है और उससे क्या होता है, अनऑथराइज्ड। अनऑथराइज्ड यानी कि जिसको उस पर्टिकुलर डेटा का ऑथराइजेशन है वही उसे एक्सेस कर सकता है और सभी कोई उस पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ओरेकल हो गया, MySQL हुआ, MySQL सर्वर हो गया, ये सारे क्या है,
एप्लीकेशंस है जो अभी करंट मार्केट में अवेलेबल है, जिनका यूज करके हम क्या बनाते हैं, डेटाबेस में। उसमें एक MS एक्सेस भी है, ठीक है। और जो हम प्रैक्टिकल समझेंगे वो MS SQL यानी कि MySQL जो हमारा एक सॉफ्टवेयर है उसको हम इंस्टॉल करेंगे और कमांड्स के थ्रू हम डेटाबेस को स्टोर करके समझने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीबीएमएस। अब हम बात करने हैं, अभी तक हमने जो समझा है वो क्या है कि डीबीएमएस क्या होता है, ठीक है। अब हम समझने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक यानी कि जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। 4 टॉपिक हमने इसके बारे में डिस्कस किए हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है रियल वर्ल्ड एंटिटी। अब रियल वर्ल्ड एंटिटी का मतलब क्या होता है? रियल वर्ल्ड एंटिटी का मतलब होता है कि जो आसपास की एंटिटी, फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन दिस पेन एंड दिस पेन इज एन आल्सो रियल वर्ल्ड एंटिटी। अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है? इसका साइज हो सकता है, इसका प्राइस हो सकता है, इसकी मेकिंग कंपनी हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये भी एक प्रकार की क्या होती है? एंटिटी। तो जो डेटाबेस स्टोर करता है इंफॉर्मेशन वो क्या करता है? रियल वर्ल्ड एंटिटी। डिस्कस कर लेते हैं। द रियलिटी ऑफ डीबीएमएस is one of the most important and easy understandable characteristics। मतलब इसका सबसे आसान तरीका ये कह सकते हो कि ये रियल वर्ल्ड एंटिटीज को क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, उसका एक फीचर क्या होता है? रियल वर्ल्ड एंटिटी। द डीबीएमएस इज डेवलप्ड इन सच वे दैट कैन मैनेज ह्यूज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्टोर देयर बिजनेस डेटा विद सिक्योरिटी। मतलब अब क्या कर सकता है? ये रियल वर्ल्ड एंटिटी को तो स्टोर कर सकता है, एज वेल एज जो डेटा होता है बहुत ज्यादा मात्रा में स्टोर कर सकता है और बिजनेस इंफॉर्मेशन को सिक्योरिटी के साथ इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। तो उसे हम क्या बोल देते हैं? रियल वर्ल्ड एंटिटी। अब क्या क्या स्टोर कर सकता है? उदाहरण के लिए जैसे अभी मैंने पेन का एग्जांपल लिया था, कैन स्टोर इंफॉर्मेशन सच एज वेजिटेबल, मिल्क, ब्रेड एंड एक्सेट्रा। तो इन सभी के बारे में क्या कर सकता है? इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नेचर। मतलब अब अगर आप कोई डेटाबेस देखते हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी का मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई चीज देखें और वो देखते ही समझ में आ जाए तो क्या होता है? सेल्फ एक्सप्लेनेशन। वो खुद से बता रहा है कि क्या है, ठीक है। तो सेल्फ एक्सप्लेनिंग नेचर means the database explain all the information automatically itself। मतलब अगर हमने कोई डेटाबेस बनाया है, वो डेटाबेस देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि इस डेटाबेस में क्या स्टोर्ड है, ठीक है। दिस बिकॉज डेटाबेस ऑल द डेटा आर स्टोर्ड इन स्ट्रक्चर फॉर्मेट। अब स्ट्रक्चर हम ऐसा समझते हैं कि अगर हम कुछ बनाने जाते हैं तो सबसे पहले क्या बनाते हैं? उसका स्ट्रक्चर। तो डेटाबेस में ऐसा होता है कि अगर कोई आप डेटा स्टोर करने वाले हैं तो उसका पहले से बनाना पड़ता है टेबल, और टेबल में सारी हमें बताना पड़ता है किस कॉलम में क्या स्टोर करने वाले। तो हम उसका क्या बना देते हैं? स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो डेटाबेस में जो भी डेटा स्टोर होता है इन फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एग्जांपल के लिए इन ए स्कूल डेटाबेस द टोटल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम टेबल्स नेम आर एग्जांपल ऑफ मेटा डेटा। तो अब जो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम कैसे सेव करेंगे? टेबल्स के फॉर्म में। क्या में करेंगे? डेटाबेस में करेंगे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाता है? सेकंड पॉइंट होता है सेल्फ एक्सप्लेनिंग। मतलब ये अपने आप को खुद से एक्सप्लेन कर रहा होता है डेटाबेस, ठीक है। चलिए अगला हमारा जो पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स का वो है हमारा इंटीग्रिटी। अब इंटीग्रिटी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है डेटाबेस का। अब इंटीग्रिटी क्या होता है? द टर्म इंटीग्रिटी मींस द डेटा शुड बी करेक्ट एंड कंसिस्टेंट इन नेचर। करेक्ट एंड कंसिस्टेंट इन नेचर का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंट वर्ड का मतलब समझ लेंगे तो ये पूरा इंटीग्रिटी समझ में आ जाएगा। कंसिस्टेंट वर्ड का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल ऐसा समझिए कि मैंने कोई दो फाइल, अगर अलग अलग फाइल मैनेजमेंट सिस्टम और इसको थोड़ा सा रिलेट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने एक फाइल बनाई है अपनी ए ड्राइव में और दूसरी फाइल बनाई है बी ड्राइव में। अब अगर मैंने ए फाइल में जो डेटा है उसमें अगर कोई चेंज किया तो बी ड्राइव में मुझे जाके अलग से करना पड़ेगा। लेकिन डेटाबेस में क्या होते हैं? हम अलग अलग टेबल्स बनाते हैं, उनको क्या कर देते हैं? आपस में लिंक कर देते हैं। तो अगर मैंने ए में जो चेंज किया वो बी में होगा, और अगर बी में मैंने कोई चेंज किया है तो वो ए में होगा। तो इस पर्टिकुलर चीज को हम क्या बोल देते हैं? इनकंसिस्टेंसी। अगर चेंज नहीं होता तो क्या कहलाता है? इनकंसिस्टेंसी। लेकिन अगर वो डेटा सिंक्रोनाइज होकर चेंज हो जाता है तो हम उससे बोल देते हैं कंसिस्टेंसी। और इंटीग्रिटी में एक चीज और आ जाती है करेक्ट की। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या रहे? हमेशा करेक्ट। ये नहीं कि मुझे कुछ और मिल रही है और थर्ड पार्टी को कुछ और मिल रही है। तो अगर ये दोनों मतलब टर्म्स को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? डेटाबेस का एक फीचर कहलाता है जिसको बोलते हैं इंटीग्रिटी। If a customer changes their address but the new address is not updated in the database, it is called data inconsistency। वही एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर हमने कोई कस्टमर है उसका एड्रेस अपडेट किया है और अगर वो फाइल में जाके एक फाइल में तो अपडेट किया लेकिन दूसरी जगह ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं हुआ है तो हम उसे बोल देंगे इनकंसिस्टेंसी इन टर्म्स ऑफ डेटाबेस। और जो हमारा लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है
वो समझ लेते हैं। हमारा लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है सिक्योरिटी। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ऐसा समझिए डेटाबेस का है। अगर ये नहीं होता, हालांकि सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटाबेस के बाद अभी ऐसा कुछ नहीं आया जिसको हम यूज कर रहे हो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के बाद, ठीक है। तो अभी अब डेटाबेस में क्या होता है, द डेटाबेस शुड बी एक्सेसिबल टू द यूजर इन अ लिमिटेड वे। अब डेटाबेस क्या होता है कि अगर हमने एक स्कूल का डेटाबेस बनाया है, अब अगर स्कूल का डेटाबेस बनाया है तो फी की भी एक अलग टेबल होगी, डेटाबेस होगा, एकेडमिक्स का अलग होगा, स्पोर्ट्स का अलग होगा, लाइब्रेरी का अलग होगा। लेकिन फी डिटेल अगर एक टीचर एक्सेस करना चाहता है तो उसे क्यों एक्सेस होना चाहिए, उसे एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल एक डेटाबेस बनाया गया है, लेकिन उसका जो पार्ट जिस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए ऑथराइज्ड है या रिक्वायर्ड है वो उसी को शो होना चाहिए और किसी को शो नहीं होना चाहिए। वो भी काहेगा पार्ट होता है, सिक्योरिटी का पार्ट होता है इन टर्म्स ऑफ डेटाबेस, ठीक है। द एक्सेस टू मेक चेंज टू अ डेटाबेस बाय द यूजर शुड बी लिमिटेड एंड द यूजर मस्ट नॉट बी गिवन कंप्लीट एक्सेस टू द एंटायर डेटाबेस। मतलब किसी भी यूजर को पूरे डेटाबेस की एक्सेस नहीं होनी चाहिए। ऐसा समझिए कि अगर आप सोशल मीडिया एग्जांपल लेते हैं क्योंकि आप लोग इसे बहुत आसानी से समझेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपका फेसबुक अकाउंट है तो आप अपने फेसबुक अकाउंट में चेंजेस कर सकते हैं और आप अपने पोस्ट डिलीट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको किसी का पोस्ट कमेंट नहीं पसंद है तो आप उसे डिलीट नहीं कर सकते। ये किसकी परमिशन है, आपकी परमिशन है। लेकिन अगर फेसबुक का एडमिन चाहता है, जिसके पास उसका एक्सेस है, वो चाहे तो आपको कमेंट को ब्लॉक कर सकता है, आपको ब्लॉक कर सकता है या आपकी आईडी को भी ब्लॉक कर सकता है। ये परमिशन आपके पास नहीं है लेकिन फेसबुक के पास है। तो ये भी एक प्रकार का क्या कहलाता है, रिस्ट्रिक्शन, की डेटा अगर कोई एक्सेस कर रहा है तो लिमिटेड वे में एक्सेस कर पाए, पूरी की पूरी अथॉरिटी उसको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अनऑथराइज्ड यूजर्स शुड नॉट बी अलाउड टू एक्सेस द डेटाबेस। अनऑथराइज्ड का मतलब क्या है कि अगर जब भी डेटाबेस बनाया जाता है, इवन जब हम लॉग इन करते हैं डेटाबेस में, तो हमें सबसे पहले क्या पूछा जाता है, पासवर्ड। तो अगर हम किसी डेटाबेस को एक्सेस करना चाहते हैं तो सबको एक्सेस नहीं होना चाहिए, जिसके वो उसका ऑथराइज्ड यूजर है उसी को सारी की सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उसे एक्सेस करने की, ठीक है। तो ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एक और छोटा सा वीडियो मैं इसी से रिलेटेड डेटाबेस और एसक्यूएल से रिलेटेड अपलोड करूंगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एसक्यूएल फंक्शंस, जो कि हमारा प्रैक्टिकल पार्ट होगा। उम्मीद करता हूं आपको मैं सारे टॉपिक्स क्लियर कर पाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।